नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। आपको बता दें, सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ में 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में देहरादून के हर्रावाला से गुजरात के वेरावल यानी सोमनाथ धाम तक एक विशेष रेल यात्रा सीएम धामी ने रवाना की। वहीं पाकिस्तान का अशांत प्रांत बलूचिस्तान में एक बार फिर भीषण हिंसा, अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों के चलते धधट उठा रहा है। ये मामला भी आपको बताएंगे। खबरें विस्तार से। तो उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को एक और बड़ी गति मिली है। राजधानी लखनऊ में 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को एक और बड़ी गति मिली है। राजधानी लखनऊ में 4,850 करोड़ से ज्यादा लागत की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि ये परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार को नई दिशा देंगी। आपको बता दें कि लखनऊ में आयोजित भव्य कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार ने विकास के साझा संकल्प को दोहराया। 4,850 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली इन 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं से सड़क नेटवर्क मजबूत होगा, यात्रा का समय कम होगा, औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुरू होने से दोनों प्रमुख ऐतिहासिक और औद्योगिक शहरों के बीच का सफर अब 40 मिनट रहेगा। कनेक्टिविटी में सुधार, अब लखनऊ किसान पथ के पास सर्विस रोड का निर्माण और सीतापुर तक के सफर को केवल 50 मिनट तक करना। अयोध्या गोंडा प्रोजेक्ट 3,400 करोड़ की लागत से बनने वाले इस आगामी मार्ग और गोंडा बाईपास को भी मंजूरी। सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ और औद्योगिक केंद्र कानपुर को जोड़कर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और रोजगार के नए अवसरों का सृजन। मजबूत कानून व्यवस्था के साथ प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल की स्थापना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था यूपी के अंदर नदियों के इस नेटवर्क का उपयोग इनलैंड वाटरवे के रूप में कैसे किया जा सकता है। माननीय नितिन गडकरी जी ने वाराणसी, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ने का काम किया। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जुड़ चुकी है। और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। और ये आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 29 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और विजन में प्रदेश को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का कार्य निरंतर चल रहा है। आज हम प्रदेश के 2 सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के
6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग हैं। एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय गडकरी जी को, जिन्होंने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की और आज उत्तर प्रदेश को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की अपनी सहमति और स्वीकृति भी उत्तर प्रदेश के लिए दी। सरकार का दावा है कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, एयरपोर्ट और डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं ने विकास को नई तस्वीर पेश की है। बेहतर सड़क संपर्क से निवेश आकर्षित होने के साथ साथ किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। फिलहाल लखनऊ से साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास रफ्तार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का मानना है कि नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना न केवल आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और निवेश के माहौल को भी नई मजबूती देगी। और उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को एक और बड़ी गति मिली। राजधानी लखनऊ में 4,850 करोड़ रुपए की अधिक की लागत वाली 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य लोग, आपको बता दें, मौजूद रहे। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आपको बता दें, आस्था और संस्कृति गौरव को जोड़ने वाली एक बेहद ऐतिहासिक और अनूठी पहल की शुरुआत हुई है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में देहरादून के हर्रावाला से गुजरात के वेरावल यानी सोमनाथ धाम तक एक विशेष रेल यात्रा को रवाना किया गया। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड से आस्था और सांस्कृतिक गौरव को जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में हर्रावाला से गुजरात के वेरावल तक विशेष रेल यात्रा का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस यात्रा में प्रदेश के सभी 13 जिलों से चयनित श्रद्धालु भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। सरकार की ओर से यात्रा आवास, भोजन और अन्य व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। आपको बता दें कि हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर श्रद्धा, उत्साह और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और जय सोमनाथ के जय घोष के बीच अपनी यात्रा शुरू की। यह विशेष रेल यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को देश की सांस्कृतिक विरासत और प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ से जोड़ना है। प्रदेश भर से करीब 720 श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। सोमनाथ की भूमि को जोड़ने वाली पवित्र यात्रा है, क्योंकि ये यात्रा हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं और गौरवशाली विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। और सोमनाथ जी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सोमनाथ का मंदिर भारत की उस अटूट श्रद्धा, विश्वास का प्रतीक है, जिसे न तलवारें झुका सकी, न समय की आंधियां मिटा सकी। वो भगवान सोमनाथ का पवित्र स्थल है। और सोमनाथ ने आक्रमण, विध्वंस और अपमान के बाद भी पूरे विश्व को पुनरुत्थान और संकल्प का संदेश दिया। ये स्वाभिमान पर्व सोमनाथ जी का, ये हमें ये बताता है कि भारत चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, वो टूटता नहीं है, बल्कि हर चुनौती के बाद और मजबूती से खड़ा हो जाता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये पर्व राष्ट्रबोध का अनुभव कराने का भी विशेष पर्व है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक स्वर्णिम काल आ गया है। हमारी संस्कृति का गौरव पूरे विश्व के अंदर गुंजायमान हो रहा है। सनातन की पताका चहु ओर फहरा रही है। इतना ही नहीं, आज देश के प्राचीन मंदिरों का जिस प्रकार से नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है, वो भूतो न भविष्यति।
विशेष रेल यात्रा को हरी झंडी। इस 6 दिवसीय धार्मिक यात्रा में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 700 श्रद्धालु शामिल हुए। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, संत और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। ये यात्रा राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना और सनातन परंपराओं से जुड़ने का एक माध्यम है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान, आस्था और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को नए गौरव के साथ आगे बढ़ा रहा है। उत्तराखंड सरकार भी इसी भावना के साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इस विशेष यात्रा में श्रद्धालुओं के आने जाने, भोजन, आवास, चिकित्सा और स्थानीय परिवहन की संपूर्ण व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा दी गई है, ताकि आर्थिक कारणों से तीर्थ यात्रा से वंचित रहने वाले लोग भी भगवान सोमनाथ के दर्शन कर सके। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए और उसको उस दिशा में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम केदारखंड, माधवखंड के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यही देहरादून के हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए, शोध के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को सुरक्षित करने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दिया। सभी जिलों से आए श्रद्धालु अपने साथ पवित्र जल भी लेकर जा रहे हैं, जिसका उपयोग सोमनाथ धाम में धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता, सनातन परंपरा और राष्ट्रीय स्वाभिमान का संदेश देने वाली पहल है। इस आयोजन के जरिए उत्तराखंड और गुजरात के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी नई मजबूती मिलेगी। हरावाला रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ये विशेष रेल यात्रा केवल श्रद्धालुओं को सोमनाथ धाम तक पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, आस्था और स्वाभिमान को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण पहल भी है। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी जारी रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों से जुड़ सकें। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान का शांत प्रांत बलूचिस्तान एक बार फिर भीषण हिंसा, अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों के चलते धधक उठा है। इस बार बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के चागी शहर को निशाना बनाया। रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान एक बार फिर हिंसा, अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों के चलते सुर्खियों में है। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में कई आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की मौत हुई। दूसरी ओर अलगाववादी संगठनों की गतिविधियों ने पाकिस्तान सरकार की चिंता बढ़ा दी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बलूचिस्तान में हालात इतने बिगड़े क्यों? बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील प्रांत रहा। प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और समुद्री संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद ये इलाका दशकों से विकास, राजनीतिक अधिकारों और संसाधनों के बंटवारे को लेकर असंतोष का सामना करता रहा है। इस असंतोष के बीच कई बलूच अलगाववादी संगठन सक्रिय हैं, जो पाकिस्तान से अधिक स्वतंत्रता की मांग करते आ रहे हैं। समय समय पर सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़े प्रोजेक्ट भी इनके निशाने पर रहे हैं। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की भीषण हमलों के बाद चागी शहर में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। बलोच विद्रोहियों ने शहर के प्रशासनिक ढांचे को निशाना बनाकर चौतरफा हमला बोल दिया है। चागी शहर की ताजा स्थिति। बीएलए के सैकड़ों हथियारबंद लड़ाकों ने चागी शहर में घुसकर सरकारी दफ्तरों, बैंकों, पुलिस थानों और लीवे चौकियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। विद्रोहियों ने पुलिस थाने के रिकॉर्ड और वहां खड़े दर्जनों सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया।
आपातकालीन सेवाओं को रोकने के लिए स्थानीय एम्बुलेंसों को भी कब्जे में ले लिया गया है। हमलावरों ने चागी के सभी प्रमुख एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर हथियार बंद नाके लगा दिए हैं। आम नागरिकों की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और शहर में आवाजाही पूरी तरह बाधित है। सुरक्षा व्यवस्था ठप होने का फायदा उठाकर कुछ व्यवसायिक इलाकों और वित्तीय संसाधनों में लूटपाट की भी खबरें सामने आई हैं। हाल ही के दिनों में बलूचिस्तान में कई हिंसक घटनाएं सामने आई। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों पर हमले, सड़क अवरोध और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं में कई लोगों की मौत हुई है। हालांकि सोशल मीडिया पर प्रसारित किए दावा की 72 घंटे में तालिबान ने 42 पाकिस्तानी मार दिए। स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं है। इस तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया या टूट गया जैसे दावे भी किए जा रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में बुधवार आधी रात को तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के हमले में 18 पुलिस अफसरों की जान गई। इसके बाद से पाकिस्तान में बवाल मच गया है। दरअसल बीते 4 दिनों के अंदर टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के हमलों में 42 की मौत हो चुकी है। इसके बारे में खुद पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद सुनिए। यूं कि ये घेरा बिल्कुल तंग हो चुका है, तो इन बुज़दिल, इन घटिया मंश के लोगों ने वो जो 18 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत, उनको शहीद कर दिए। एंड दे डिड दैट टुडे। तीसरा वाकया जो आज पेश आया है वो एक ऑपरेशन के ऊपर कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय वाज इन द एरिया ऑफ बेला बंदर। एंगेजमेंट हुई है उस कॉन्वॉय की बीएलए वालों के साथ। द कॉन्वॉय वाज अटैक्ड। उसमें एंगेजमेंट में 11 फौज के जवान, 1 जेसीओ और 10 जवान शहीद हुए हैं और 14 जो से हैं बीएलए के फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द। ये मेरा भाई मोहम्मद आसिफ है जो सिपाही है। ये मेरा कज़न है मुस्तफ़ा खान है जो इनको शहीद कर दिया। ये सिर्फ ये 2 की लाशें नहीं, इस तरह 40 लोगों की और लाशें भी हैं। कुछ को दफनाया गया, कुछ को इधर रखा गया है। वो जो दफनाए गए हैं वो सिर्फ इस वजह से दफनाए गए, वो उसकी बॉडी जो थी, उसकी बॉडी से उसकी हालत बहुत ख़राब थी। इस वजह से हमने कहा कि आप इसको दफनाएं, आप चले जाए अपने लोगों को दफनाएं। और कमेटी ने जो फैसला किया है हम उस फैसले के साथ जाएंगे। हमारे ज़ियारत के जो पुलिस एहलकार थे उसको बग़ैर असलहे के, बग़ैर वसाइल के, बग़ैर सहूलियात के उन्होंने वहाँ पर धकेल दिया, वहाँ पर छोड़ दिया। तो उन दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ दिया। तो दहशतगर्दों ने बेरहमाना कत्ल करते हुए इनको शहीद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि बलूचिस्तान की समस्या केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों से जुड़ी है। एक और अलगाववादी संगठन सक्रिय है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां लगातार सैन्य अभियान चला रही हैं। इस बीच अफगानिस्तान की स्थिति और सीमा पार सक्रिय उग्रवादी समूह भी क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। बलूचिस्तान का महत्व केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। यह स्थिर ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अहम हिस्सा है और यही कारण है कि क्षेत्र में होने वाली हर बड़ी घटना पर चीन, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पैनी नजर रहती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा, निवेश और व्यापार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक बार फिर धधक उठा है और इस बार निशाने पर वहां का चागी शहर है। बीएलए ने दावा किया है कि उसके सैकड़ों हथियारबंद लड़ाकों ने शहर में घुसकर सरकारी दफ्तरों, बैंकों, पुलिस स्टेशनों पर कब्जा जमाया, वाहनों में आग लगा दी और पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है। उधर पाकिस्तानी सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई में जुटे हैं और भीषण मुठभेड़ जारी है। बलूचिस्तान में हिंसा और अलगाववादी गतिविधियां पाकिस्तान के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।